हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल पे हम क्या कर रहे हैं कि 14 JPSC हर वीडियो में ऐसे शुरू कर रहा हूँ। 14 JPSC जिसकी टेंटेटिव डेट 8 मार्च है, 8 मार्च है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की जो है एक सीरीज स्टार्ट की हमने, जिसमें हम जनवरी 2025 और से लेकर के दिसंबर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ हैं उनको हम खत्म कर रहे हैं। और ये बाइलिंगुअल है, आपको बार बार बता रहा हूँ। और इसको हमने क्या किया, 16 टॉपिक्स में 16 टॉपिक्स में क्या किया, डिवाइड कर लिया। और 10 से 12 से 15 वीडियो में इसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मेजर पोर्शन है वो नेशनल इवेंट है, तो इसके लिए ये 5वां वीडियो, इसी के लिए ये 5वां वीडियो है। और इसके बाद शायद एक वीडियो और लगेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेजर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है, मेजर इकोनॉमिक इवेंट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, यूनियन बजट जब आएगा 2026 में तब हम उसको देख लेंगे। मेजर इंडिसेस है, पुराना बजट पढ़ने का तो कोई मतलब है नहीं। मेजर इंडिसेस है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, पर पुराने बजट से पूछता मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा। ठीक, मेजर इंडिसेस हैं, साइंस एंड टेक के कुछ न्यूज़ हैं, डिफेंस का, अपॉइंटमेंट्स का, मेजर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और मेजर स्कीम्स, पोर्टल ऐप्स के बारे में पढ़ेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में पढ़ेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, गेम्स स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये सब एक एक वीडियो के काम है। बहुत सारा तो एक वीडियो में 2 टॉपिक हो सकते हैं, इतने छोटे छोटे हैं। ये जो शुरू के टॉपिक्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं। ठीक, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। आप जो है भगना शुरू कर देते हैं इधर से उधर, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये गड़बड़ होने लगता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सब पढ़ने के चक्कर में सब कुछ छूट जाता है। ठीक, मतलब समझ रहे हैं कि 100 टू 100 करने के चक्कर में आप 20 नंबर भी नहीं पा पाते हैं। ठीक, लास्ट मोमेंट में ये होता है। ठीक, सरल सरल चीज़ें भी क्या होती है, गड़बड़ होने लगती हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं। अब नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे हैं भाई। एक जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ ही गया है, सॉरी, एक कैलेंडर टाइप का आ ही गया है जिसमें 8 मार्च जो है प्रपोज डेट है। तो आप ये मान के, अच्छा स्टूडेंट यही मान के चलता है कि 8 मार्च को डेट हो जाएगी। आप मान के चलिए कि 2030 में पेपर होगा, आप उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप होपफुल हैं तो मान के चलिए कि 8 मार्च को पेपर होगा ही होगा, और उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का। ये 5वां वीडियो है नेशनल इवेंट का ये 5th लेक्चर है। ठीक है, और ये टॉपिक्स हैं 16। उसके अलावा 99 रुपीज़ में, ये सबसे ज़रूरी है, 99 रुपीज़ तो मैटर नहीं करता। एमसीक्यू आप एक 99 रुपीज़ का जो है एमसीक्यू आप लेंगे तो एक बहुत 15 एमसीक्यू है इसमें आप। ठीक, उससे आपको एक होलिस्टिक आइडिया पता चलेगा कि एक होता है कि अच्छा चलिए आपने पढ़ाई कर ली, अब आप एमसीक्यू लगाने जा रहे हैं और आप पीवाईक्यू लगाने जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बार एमसीक्यू देख लिया, पीवाईक्यूज को देख लिया, उसके बाद से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई और जो बेसिक बुक्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सब इन सब के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में कर रहे हैं ना, तो चीज़ें जो है पता चलती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए एग्जाम में कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं पूछेगा, सब कुछ पूछा जा सकता है। जो भी चीज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल है वो पूछा जा सकता है। लेकिन हम सब तो पढ़ नहीं सकते, तो हम बेस्ट गेस करते हैं कि अच्छा शायद ये छोड़ दूं मैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा फायदा हो। पूछ पूछ सकता है ये भी, लेकिन जो है मैं इतना पढ़ नहीं सकता। समझ ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये एमसीक्यू वगैरह और पीवाईक्यूज, मैं इसमें पीवाईक्यूज के मैं लेक्चर खुद ही लूंगा। साढ़े 4 साल के पीवाईक्यूज मैं खुद कराऊंगा आपको यूट्यूब पे। ये 99 रुपीज़ में हिंदी में है, पेपर 2 के लिए इंग्लिश में भी है, उसी तरीके से पेपर 1 के लिए इंग्लिश में है, हिंदी में है। ठीक है, बाइलिंगुअल। और ठीक है, ओके, सॉरी गले में कुछ थोड़ा सा। पहली न्यूज क्या है, टू स्ट्रेंथन द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द भारतीय भाषा अनुभाग इंडियन लैंग्वेज सेक्शन इन न्यू दिल्ली टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के डोमिनेंस को कम करने के लिए जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने स्टार्ट की है भारतीय भाषा अनुभाग इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन, ताकि जो है जो ऑफिशियल काम में है उसमें जो फॉरेन लैंग्वेज मतलब बोले तो इंग्लिश ही है और क्या, उसका डोमिनेंस कम हो और जो हम लोकल लैंग्वेज हैं वो उसको यूज़ करें। तो ये एक स्टार्ट है जिसका नाम है भारतीय भाषा अनुभाग, और उसका इनॉग्रेशन किसने किया है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। प्रशासनिक कार्यों में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया, ताकि विदेशी भाषाओं का प्रभुत्व कम किया जा सके। ठीक, ये हिंदी में न्यूज हो गई। अगली न्यूज क्या, रिसेंट रिपोर्ट हैज आइडेंटिफाइड बेंगलुरु एज द मेट्रोपॉलिटन सिटी विद द हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन, अर्निंग इट द टाइटल ऑफ लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया विद नियरली 80 to 85 वाइल्ड लेपर्ड्स रिकॉर्डेड। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं वाला महानगर बन गया है। इसे भारत की तेंदुआ राजधानी भी कहा जा रहा है, जहां लगभग 80 से 85
जो है जंगली तेंदुए पाए गए हैं। तो यानी बेंगलुरु शहर में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक, तो इसलिए बेंगलुरु को क्या कहा जा रहा है? लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक, तो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया को किसको कहा जा रहा है? बेंगलुरु कहा जा रहा है, जहाँ 80 से 85 जो है जंगली तेंदुए रिकॉर्ड किए गए हैं। ओके, इन लैंड, अब सोचिए बेंगलुरु शहर में जो है तेंदुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि उनकी जो है उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो जंगल है, वो कट रहे हैं और कमी हो रही है उनसे। हम इंक्रोचमेंट इंसान कर रहा है तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं। ठीक, in the landmark move for biodiversity research, the world's first unified global bird checklist AV list has been officially released, cataloging 11,131 bird species, 19,879 subspecies, 2,376 genre, 252 फैमिलीज एंड 46 ऑर्डर्स। ठीक, एक लिस्ट जारी की गई है पक्षियों को, जिसमें कि क्या किया गया? कैटलॉग किया गया। एक मतलब समझिए एक बड़ी मोटी सी किताब है, जिसमें 11,131 बर्ड की जो प्रजातियां, उनको उनका नाम, उनका चित्र वगैरह ये सब उसमें लिखा गया है। उस लिस्ट का क्या नाम है? एवी लिस्ट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एवी लिस्ट किससे रिलेटेड है, तो समथिंग रिलेटेड टू बर्ड्स। ठीक, क्योंकि एविरियन एवरियन करके जो होता है, ये साइंटिफिक नेम है किसका? बर्ड्स का। सॉरी, एवरियन ऐसे एवेरियन ऐसे करके स्पेलिंग में कुछ देख लीजिएगा। तो एवी, यहीं का एवी जो है यहाँ लिया गया है, तो एवी लिस्ट जो है बर्ड्स की लिस्ट है। ठीक, A recent World Bank report indicates that India's poverty level has dropped from 27.1% in 2011-12 to 5.3% in 2022-23। हालिया विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घट करके 2022-23 में 5.3% रह गई है। ये रिपोर्ट है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इंडिया में 27.1% से जो गरीबी की दर है वो कितने पर आ गई है? 5.3% पे। तो एक ये बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर है। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ है भाई। गरीबी कम होना तो बहुत बढ़िया, सबसे जरूरी चीज़ है। बाकी तो भारतीय भाषा अनुभाग और ये सब तो बनता रहेगा, पर जो गरीबी कम होना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक असेसमेंट प्रोजेक्ट्स India's population to reach 1.46 billion by 2025 with fertility rate falling to 1.9 children per woman below the replacement level of 2.1%। रिप्लेसमेंट लेवल होता है, ठीक, एक औरत के जो एवरेज बच्चे होने चाहिए, वो रिप्लेसमेंट लेवल जिसको बोलते हैं वो होती है 2.1। तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन का एक स्टेबल ग्रोथ वो है बना, स्टेबल जो है पॉपुलेशन बनी रहेगी, संख्या बनी रहेगी। लेकिन इंडिया में वो यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया में पॉपुलेशन 1.46 बिलियन हो जाएगी 2025 तक, और पर वुमेन जो चाइल्ड बर्थ है वो 1.19 रह जाएगा। तो इससे फ्यूचर में जो है पॉपुलेशन क्या होते चलिए थोड़ा सा क्या होगा? हल्का स्लाइड क्या होगा? डिक्लाइन आएगा। ठीक, तो सॉरी ऐसे नहीं बनेगा ये ग्राफ ही गलत बना दिया। चलिए थोड़ा सा ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टाइम है और ये क्या है? पॉपुलेशन। जैसे जैसे मान लीजिए अब रिप्लेसमेंट लेवल है तो ये ऐसे ही बढ़ा रहेगा, एक फिक्स ग्राफ मिलेगा। टाइम बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर 2.1 चाइल्ड पर वुमेन पैदा हो रहा है तो। लेकिन अगर कम हो जा रहा है तो क्या होगा कि टाइम बढ़ेगा तो शुरू में तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ऐसे 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 गिरने लगेगी पॉपुलेशन। ठीक है, और एक टाइम बाद जो है पॉपुलेशन कम होने लगेगी रिप्लेसमेंट लेवल से जब नीचे आ जाएगा। तो यही समझ रहे हैं ना रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट लेवल का क्या मतलब है? ठीक, संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 तक 1.46 अरब होने की अनुमान है, जबकि प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गई है, जो प्रतिस्थापन दर, रिप्लेसमेंट लेवल को हिंदी में बोल रहे हैं, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। ठीक, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनकवर एन 800-year-old शिवा टेम्पल डेटिंग बैक टू द लेटर पांड्या पीरियड इन बेल्लूर, तमिलनाडु। आर्कियोलॉजिस्ट ने 800 साल पुराना एक शिव मंदिर की खोज की है। कहाँ पर? बेल्लूर, तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्य काल जो है के बाद से संबंधित 8,800 साल पुराना शिव मंदिर को खोजा है। ठीक, मार्किंग ऑफ फर्स्ट ऑफ इंडिया ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट हैज सिक्योर्ड एन एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनेबलिंग इट टू डायरेक्टली प्रोवाइड लोन्स टू इट्स कस्टमर। फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है, तो वो क्या कर लेगी? अब लोन्स क्या करेगी? डायरेक्ट अपनी तरफ से कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती है। पहले क्या होता था, जैसे फ्लिपकार्ट पे लोन या ईएमआई होता था तो वो किसी बैंक से टाई अप करती थी और वो बैंक फ्लिपकार्ट को लोन देता था, और फिर इस तरीके का कोई अरेंजमेंट होता था, फ्लिपकार्ट आपको देती थी। लेकिन अब चूंकि एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया है किसको? फ्लिपकार्ट को।
और ये पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको एनबीएफसी लाइसेंस आरबीआई ने दिया है। तो अब क्या होगा कि फ्लिपकार्ट डायरेक्टली अपना पैसा कस्टमर को लेंड कर सकती है। पहले बैंक से लेकर के और कस्टमर को देती थी तो बैंक को उसका कट देना पड़ता था, फ्लिपकार्ट को अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक, भारतीय ई कॉमर्स क्षेत्र में पहली बार फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस मिला है, जिससे वह अपने ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान कर सकेगा। ठीक, अगला क्या है? टू सपोर्ट कल्चरल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड द लोक संवर्धन पर्व इन न्यू दिल्ली, प्रोवाइडिंग अ नेशनल प्लेटफॉर्म टू शोकेस माइनॉरिटी टैलेंट्स एंड ट्रेडिशन। ठीक है, लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया गया जिसमें जो माइनॉरिटी के जो है अल्पसंख्यक समूह के लोगों को प्रतिभा और परंपराओं को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया गया है। सिंपल सा, इसका क्या नाम है? लोक संवर्धन पर्व। ठीक, लोक संवर्धन पर्व ये क्या है? सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया, जो अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिभा और परंपराओं को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो अब अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो न्यूज है क्या है? एक्सपेंडिंग अफोर्डेबल बुक डिलीवरी सर्विसेज, इंडिया पोस्ट हैज introduced a new postal facility called Gyan Post to distribute educational, cultural, religious and social books nationwide at low cost. लो कॉस्ट पे जो इंडिया पोस्ट ने क्या किया है कि डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है एजुकेशनल, कल्चरल और रिलीजियस और सोशल बुक्स को राष्ट्र भर पे, राष्ट्र स्तर पर एक कम दाम पर डिस्ट्रीब्यूट करने का एक वो शुरू किया है, फैसिलिटी शुरू की है, जिसका नाम है क्या है? ज्ञान पोस्ट। तो क्या याद रखना? ज्ञान पोस्ट। किसका स्कीम है ये? इंडिया पोस्ट का, भारतीय डाक की ये स्कीम है। इसमें क्या हो रही है कि लो कॉस्ट पर एजुकेशनल, ठीक है, कल्चरल, रिलीजियस और सोशल बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, सोशल बुक्स को नेशन वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, किफायती दरों पर पुस्तकों की डिलीवरी को बढ़ावा देते हुए इंडिया पोस्ट ने ज्ञान पोस्ट नामक एक नई डाक सेवा शुरू की है, जिसके माध्यम से शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों को पूरे देश में भेजा जाएगा। ये न्यूज इतनी है। ज्ञान पोस्ट याद रखना है, इंडिया पोस्ट की ये न्यूज है। ठीक, इन अ बूस्ट, अब ज्ञान लिखा हुआ है तो आपको पता है ना किससे रिलेटेड हो सकता है? एजुकेशन से, कल्चर से, रिलीजन से। ठीक है, तो ऑप्शन में आप कर सकते हैं। ओके, इन अ बूस्ट टू मरीन टूरिज्म, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ टू बी डेवलप्ड अराउंड द decommissioned warship INS Guldar of the Sindhu-Durg coast of Maharashtra to be implemented by the Maharashtra Tourism Development Corporation. हिंदी में क्या? समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर सेवा मुक्त जो रिटायर हो गया युद्धपोत INS गुलदार, ये नाम याद रखना, INS गुलदार के आसपास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ विकसित करने की घोषणा की है, जिसे महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा लागू किया जाए। कोरल रीफ जानते ही आप क्या होती हैं? ठीक है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि वार्म वाटर और ओशन क्लीन वाटर के अराउंड में ये डेवलप होते हैं। ठीक, और एक तरीका क्या है? ये सिम्बायोसिस है। जब बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे सिम्बायोसिस है, किसका सिम्बायोसिस है कि खास तरीके का एल्गे का और जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, माइक्रोरिजिया क्या है? नहीं, माइक्रोरिजिया नहीं है, तो एल्गी है ही। एक फूड प्रोवाइड कराता है, एक रहने को जो है जगह प्रोवाइड कराता है, तो उस रिलेशनशिप, उस सिम्बायोसिस को बोलते हैं हम कोरल रीफ बोलते हैं। इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो एल्गी होता है और एक कोरल्स होते हैं। ठीक, तो कोरल्स क्या करते हैं? केमिकल रिलीज करते हैं जिससे वो स्ट्रक्चर बनता है, और एल्गी क्या करती है? उन कोरल्स को फूड प्रोवाइड कराती है। ठीक, तो एक दोनों मिल करके रहते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कोरल रीफ। ठीक, तो ये चूंकि नेचुरल होते हैं तो, लेकिन इंडिया में पहली बार ये कृत्रिम कोरल रीफ बनाने की जो है तैयारी की जा रही। कहाँ पर? INS गुलदार जो रिटायर हो गया, और कहाँ पर ये INS गुलदार एक तरीके का बड़ा जहाज है, इंडियन नेवल शिप है। INS का मतलब यही होता है, इंडियन नेवल शिप। INS गुलदार है जो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट है, जो कोस्टल एरिया है, उसके अराउंड में ये जहाज पड़ा हुआ है, तो उसके अराउंड में ये म्यूजियम डेवलप की जाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ये न्यूज है हमारी। अगली न्यूज क्या है? ओके, ठीक है, तो ये नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। जरा सा फोन आ गया था मेरा। स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग ये पेन ले लो। स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज इन इंडिया, गूगल हैज सेट अप इट्स फर्स्ट एशिया पैसिफिक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन हैदराबाद टू इंटीग्रेट टीम्स वर्किंग ऑन प्राइवेसी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड एडवांस साइबर ऑपरेशन।
प्रोटेक्शंस। ये बहुत डिटेलिंग नहीं पढ़नी है, बस आपको करना है कि गूगल ने कुछ सेटअप किया है एशिया पैसिफिक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर करके हैदराबाद में। कहाँ सेटअप किया है? हैदराबाद में। आप पिछली भी न्यूज़ में देख रहे होंगे, गूगल और तमाम तरीके की जो ये कंपनीज हैं वो सेटअप करती रहती हैं कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो वो मेनली कहाँ करती हैं? आपको अगर नहीं, आपको एक गेस वर्क करना है तो सबसे पहले आप बेंगलुरु का करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली 50% चांसेस रहता है कि वो चीज़ें बेंगलुरु में एस्टेब्लिश हुई, उसके बाद वो हैदराबाद में, ठीक। ये 30 to 40% वो हैदराबाद रहता है, उसके बाद से दिल्ली या मुंबई कहीं पे हो सकता है, ठीक। कोई बहुत रियल चीज़ लग रही है तो बहुत पॉसिबल है कि बेंगलुरु या हैदराबाद में है। कोई बहुत वैसी है जो सरकारी चीज़ों से रिलेटेड लग रही है आपको, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, वो हो सकता है कि दिल्ली में हो, ठीक। कोई और उससे स्पेशल कोई और टाइप की कुछ और चीज़ हो तो वो मुंबई भी हो सकती हैं, ठीक। हालाँकि कुछ भी सिटीज़ हो सकती है। न्यूज़ याद है तब तो सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन चूँकि क्या है कि अब ये रैंडम न्यूज़ है, एशिया पैसिफिक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में खोल रही है, कहीं भी खोल सकती थी वो, समझ रहे हैं? कि ऐसा तो है नहीं कि, तो इसलिए ये न्यूज़ जो है याद रखना मुश्किल होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, याद है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर गेस वर्क करना है तो आप पहला गेस वर्क करेंगे बेंगलुरु का और दूसरा हैदराबाद का। फिर अगर आपको गवर्नमेंट का उसमें कोई टच दिख रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली है कि दिल्ली में है, ठीक। अगर वो बेंगलुरु हैदराबाद में नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली किसमें है? दिल्ली में, ठीक। हिंदी में यही है कि भारत में साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, बेसिकली का क्या मतलब है कि जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मतलब इंटरनेट पे जो स्कैम वगैरह होता है, तो उससे उसको मजबूत करने के उद्देश्य से गूगल ने हैदराबाद के एशिया प्रशांत एशिया पैसिफिक क्षेत्र का अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया। तो चूंकि ये पहला है इसलिए ये न्यूज़ मैंने ले ली। हर चीज़ में जिनमें पहला है, फर्स्ट देख रहा है ना, फर्स्ट, वो न्यूज़ मैं ले रहा हूँ। तो ये पहला साइबर सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर गूगल ने इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में इस्टेब्लिश किया है। मतलब पूरे इंडो पैसिफिक मिला लीजिए, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, ये सब जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ है, चाइना वगैरह, सब में मिला करके जो है, उसमें कहाँ इस्टेब्लिश किया है उसने? इंडिया में इस्टेब्लिश किया। और इंडिया में भी कहाँ इस्टेब्लिश किया है? हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया। मेनली है कि साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ किया है, ठीक। फिर से वही 99 रुपीज़ में आपको ये हमारा एमसीक्यू मिल रहा है, ठीक है। एमसीक्यू लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू आपको पहले से ही लगा देना शुरू करना चाहिए, सिलेबस पढ़ने से पहले, मेन बुक्स पढ़ने से पहले। क्योंकि क्या होता है कि बुक्स तो बहुत मोटी और बहुत ज़्यादा हैं, उसमें सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, नहीं भी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें सिलेबस से रिलेटेड हैं और कौन सी सिलेबस से जो रिलेटेड है उसमें से भी इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। तो एमसीक्यू क्या करता है कि आपको बेसलाइन दे देता है, ठीक। वो भी 99 रुपीज़ का स्पेशल ऑफर है, बाद में बढ़ा दिया जाए क्या पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको परचेज़ करिए। 99 रुपीज़ का मिनिमम कॉस्ट जो है, जो बनाने में खर्चा हुआ, जो सर्वर का पैसा हमें देने में लगा और थोड़ा बहुत जो प्रॉफ़िट है, बस उसी का है और कुछ भी नहीं है, ठीक। इंग्लिश, हिंदी दोनों में है, जाइए ऐप पर देखिए, ठीक। उलगुलान है जो जीएस2 की, आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि जीएस2 की और प्रिपरेशन कैसे करना है, झारखंड स्पेशल पढ़ा दीजिए। तो अगर आपको झारखंड स्पेशल या जीएस पेपर 2 कंप्लीटली पढ़ना है तो इसका थोड़ा-सा आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट खर्च करके आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। इसमें 100 हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं और ई-बुक्स वगैरह हैं। मैं बार-बार ये सब सेल्समैन वाला काम करना नहीं चाहता हूँ, ठीक। तो फिर से वो मंथन है, अगर आप मेंस के लिए करना चाहते हैं, मेंस भी बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो और ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया है, वो अगर थोड़ा-सा मेंस भी करना चाहता है, क्योंकि क्या होता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस 3 महीने में, उसमें भी आप जो है अब दाएँ-बाएँ घूमने लगेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। शुरू से शुरू करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो एक अर्ली स्टार्ट मेंस के लिए भी अभी ही ले लेंगे। देखिए, नोटिफ़िकेशन आने से पहले बहुत चीज़ें, जितनी हो सके जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, हर चीज़ की एक स्टार्ट कर देनी चाहिए नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही। तो मेंस की भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रीलिम्स की तो करनी ही करनी है आपको, ठीक? आगे न्यूज़ क्या है? मार्किंग अ मेजर कनेक्टिविटी माइलस्टोन, मिजोरम्स कैपिटल ऐज्वाल हैज़ बीन लिंक्ड टू द इंडियन रेलवेज नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू द कंप्लीशन ऑफ बैराबी सैरांग रेलवे लाइन। मतलब क्या है कि मिजोरम पहली बार जो है रेलवे से कनेक्ट हुआ, और किस रेलवे लाइन से कनेक्ट हुआ? बैराबी सैरांग रेलवे लाइन से कनेक्ट हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा हालिया में जो है रेलवे से कनेक्ट हुआ। रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली स्टेट ऑफ इंडिया कनेक्टेड विद द इंडियन रेलवेज। मतलब अब ट्रेन वहाँ जा सकती है, रेलवे स्टेशन बन गए हैं, पटरियाँ बिछ गई हैं। तो वही वो न्यूज़ है, ठीक। एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी उपलब्धि के तहत मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के पूरा होने से भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है, ठीक। अगला न्यूज़ क्या है? सेटिंग अ नेशनल डिजिटल गवर्नेंस बेंचमार्क, मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक ऑल अर्बन लोकल बॉडीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन सिटीजन सर्विसेज। अब क्या किया है कि डिजिटल गवर्नेंस में नया मानक स्थापित करते हुए मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम ई नगर पालिका 2.0 है, से जोड़ने वाला देश का पहला
राज्य बन गया है जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। तो यानी कि क्या कह रहा है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है जिसका नाम है ई नगर पालिका 2.0 है। उससे क्या कह रहा है कि शहर के जितने स्थानीय निकाय हैं, मतलब जो वो हैं नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब जो चीज़ें होती हैं स्थानीय निकाय उनको बोलते हैं, उनको किससे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका नाम है ई नगर पालिका 2.0। ई नगर पालिका 2.0 कौन सा ये राज्य है? एमपी है। और क्या कनेक्ट किया है? जितने भी जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, जो पंचायती राज वाला आप पढ़ते हैं ना, पंचायत वगैरह, पंचायत है और फिर मेट्रो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह है, उनको किससे जोड़ दिया है? ई नगर पालिका से। और वो किस लिए जोड़ दिया कि जो नागरिक सेवाएं हैं उनको उसमें पारदर्शिता और दक्षता लाया जाए, ठीक, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो और इफिशियंसी हो, ठीक। ई नगर पालिका 2.0 याद रखना है। Highlighting environmental performance gaps, the State of India's Environment 2025 in Figures report released by Down to Earth magazine and the Center for Science and Environment shows that no Indian state scored above 70 out of 100 with Andhra Pradesh topping the rankings। बेसिकली बता रहा है कि डाउन टू अर्थ मैगजीन ने क्या किया है कि इस तरीके की कोई रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स, कि भारत में जो इन्वायरमेंट का स्टेट क्या है इस समय, उनको नंबर्स के द्वारा किसने जारी किया है? डाउन टू अर्थ पत्रिका में। और बताया है कि भारत में राज्य ने 100 में से 70 से अधिक अंक किसी ने भी अर्जित नहीं किया, मतलब डिस्टिंक्शन किसी को नहीं मिला। जो 75 नंबर का डिस्टिंक्शन होता है वो किसी को नहीं मिला। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा नंबर मिला है आंध्र प्रदेश को 68.38 मार्क्स मिले हुए, 70 से ज़्यादा ऊपर नहीं मिले। तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि निकाला किसने है? डाउन टू अर्थ मैगजीन है। अगर आप फैमिलियर हो तो इसको एक बार जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो इंटरनेट पे देखिए, बहुत फेमस मैगजीन है ये, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड ये चीज़ें पब्लिश करती है। तो उसने क्या निकाला है? स्टेट ऑफ, ये निकाला स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स। उसमें रिपोर्ट में बताया कि 70 से ज़्यादा मार्क्स किसी भी राज्य ने नहीं पाए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा किसने पाए हैं? आंध्र प्रदेश लिखा है, आंध्र प्रदेश पाया, और 68.38 मार्क्स पाए हैं, ठीक। क्रिएटिंग अ न्यू ब्रिज बिटवीन टैलेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, अगली न्यूज़ है। क्रिएटिंग अ न्यू ब्रिज बिटवीन टैलेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज लॉन्च्ड प्रतिभा सेतु, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्च्ड प्रतिभा सेतु to link exam qualified candidates with government and private employers including those whom is the final merit list। अब सिंपली ये कह रहा है कि बहुत सारे, अब 7-8 साल 10 साल किए हैं और आप बार बार इंटरव्यू वगैरह में फेल हो जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने? प्रतिभा सेतु नाम का एक ऐप लॉन्च किया। उसमें क्या, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की जो संस्थाएं हैं, अगर आपको चाहती हैं कि ठीक है भाई इंटरव्यू निकला हुआ है तो आपको वो हायर कर सकती हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिंक कर रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड लेकिन मेरिट लिस्ट से बचे हुए हैं, मतलब ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयड है, और लेकिन इंटरव्यू के स्टेज तक या इस तरीके के फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब को प्रोवाइड कराया जाए, ये मेन टारगेट है, ठीक। एडवांसिंग नेशनल लिटरेसी गोल त्रिपुरा, एडवांसिंग नेशनल लिटरेसी गोल्स, त्रिपुरा हैज बिकम द थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये आपको पिछले उसमें पढ़ा है। इसमें क्या है कि 15 साल से अब 15 प्लस अब वो लोग जो स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको शिक्षित करने का क्या है ये स्कीम है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उसके तहत ये न्यूज़ ये है कि त्रिपुरा वो तीसरा राज्य बन गया जो फुल्ली लिटरेट हो गया। पहला कौन सा था? मिजोरम था, फिर कौन था? गोवा, और अब तीसरा कौन बन गया है? त्रिपुरा बन गया है। और किस स्कीम के तहत बना है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बना है, ठीक। या ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, बार बार आ रही है, इंपॉर्टेंट है, और चूंकि लिटरेसी से है तो ऑब्वियसली, ठीक। अगली न्यूज़ क्या है? रिव्यूइंग स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस, रिव्यूइंग स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई report for 2023-24 in which Chandigarh topped for the third straight year with 703 out of 1000 points while Meghalaya ranked last। शिक्षा प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की, जिसमें चंडीगढ़ लगातार तीसरे साल 100 में से 703 अंक लाकर पहले स्थान पर रहा, जबकि मेघालय अंतिम स्थान पर रहा, ठीक। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स याद रखना है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक। ये मैं लिख भी रहा हूँ, दोहरा भी रहा हूँ ताकि आपके मन में रहे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं लिख भी रहा हूँ पढ़ने के साथ साथ। और इसको निकाला किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है तो ऑब्वियसली क्या कर रही है? ग्रेड कर रही है, मेजर कर रही है किस चीज़ को? परफॉर्मेंस को। किस सेक्टर में? एजुकेशन सेक्टर में। और उस जब मेजर किया तो उसने क्या पाया कि सबसे इस सेक्टर में सबसे जो टॉप पर स्टेट रहा है वो कौन सा है? चंडीगढ़ है, ठीक। और लगातार कितने साल रहा है?
चंडीगढ़ लगातार थर्ड ईयर स्ट्रेट, तीसरे साल लगातार जो है सीधे सीधे टॉप किया। लास्ट इस साल कौन आया? मेघालय। तो ये याद कर सकते हैं, मेघालय आखिरी रहा है। जनरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, रिपोर्ट मैंने पूरी नहीं पढ़ी है कि मेघालय जो है क्यों पीछे है। ठीक है। मार्किंग अ पॉलिसी फर्स्ट ऑन इंटरनेशनल योगा डे, उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट अ योगा पॉलिसी एमिंग टू डेवलप द स्टेट एज अ ग्लोबल हब फॉर योगा। ठीक है, योगा बनाने का कुछ किया जा रहा है। ठीक, मार्किंग अ पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल योगा डे, उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट अ योगा पॉलिसी। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने योगा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। किस दिन कर रहा है ये इंटरनेशनल योगा डे? आप बताइए किस दिन है इंटरनेशनल योगा डे? ठीक। Taking a major next news, taking a major social inclusion step, the Assam government has granted OBC status to transgender community and announced 50% reservation for Anganwadi workers in supervisory role, सुपरवाइजर लेवल पोस्ट। ठीक, सामाजिक समावेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए असम सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है और 50% आरक्षण, साथ ही साथ ये कहा है कि 50% आरक्षण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक स्तर पर जो है प्रमोशन के लिए, पदों पे नियुक्ति के लिए किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? 50% प्रायोरिटी किसकी जाएगी? आंगनवाड़ी को। और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को किस कैटेगरी का दर्जा दे दिया गया है? ओबीसी का। तो जो ओबीसी लोगों को जो फैसिलिटीज और गवर्नमेंट से मिलती है उसको अब किसको मिलने लगेगी? ट्रांसजेंडर लोगों को भी मिलने लगेगी। यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हैं कोई लोग, तो उनकी जो कैटेगरी होगी क्या होगी? वो ओबीसी होगी। ठीक, अगला क्या है? एक्सपेंडिंग एफर्ट्स टू प्रिजर्व इंडियाज हेरिटेज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द ज्ञान भारतम मिशन, जिसका नाम पहले नाम था नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, ऑन जून 9, 2025 विद 60 करोड़ एलोकेशन टू डिजिटाइज, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व ओवर 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट। तो ज्ञान भारतम मिशन मोदी जी ने लॉन्च किया है 9 जून 2025 को, जिसका पहले नाम था नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, जिसका पहले क्या नाम था? पूर्व में इसका नाम था राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ज्ञान भारतम मिशन। कहाँ है इसका? हिंदी में भी लिखा है ना, प्रधानमंत्री ज्ञान भारतम मिशन, जिसका पहले क्या नाम था? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, उसका नाम बदल के ज्ञान भारतम मिशन कर दिया। इसका टारगेट क्या है कि जो पांडुलिपियां हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको क्या करना है? प्रिजर्व करना है, डिजिटाइज करना है। ठीक है, अगली न्यूज क्या? इन अ हेरिटेज रिकवरी मूव द महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉट बैक द हिस्टोरिक स्वॉर्ड ऑफ राजा रघुजी भोसले, वन फाउंडर ऑफ द नागपुर भोसले डायनेस्टी, फॉर पाउंड 47.15 लाख एट लंदन ऑक्शन। लंदन ऑक्शन में रघुजी भोसले फर्स्ट की जो तलवार चली गई थी इंग्लैंड, उनको क्या किया? महाराष्ट्र सरकार ने हेरिटेज रिकवरी मूव, जिसको बोलते हैं कि अपने विरासत को रिकवर करना, जो दूसरे देशों में चली गई हैं उनको वापस लाया। उसमें से रघुजी भोसले की जो तलवार थी, जो मराठा जनरल थे, उनकी तलवार को वापस लाया। ठीक है, आपको ये न्यूज़ पहले भी बता चुकी है, दूसरी बार आई है न्यूज़ मेरे ख्याल से, किसी एक लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ। Moving toward full integration, the Maharashtra government has declared the merger of Konkan Railway Corporation Limited with Indian Railways, paving the way for KRCL's absorption into national railway system। ठीक है, ठीक। एक तो इंडियन रेलवे सिस्टम आपको मैं बता दूं, एक इंडियन रेलवे सिस्टम है और एक कोंकण रेलवे सिस्टम। ये आज़ादी के बाद बना, इंडियन गवर्नमेंट ने बनवाया इसको। अब इसको क्या कर दिया गया? फुल्ली मर्ज कर दिया गया है किससे? इंडियन रेलवे के साथ। सिंपल सी नहीं, कोंकण रेलवे अब इंडियन रेलवे का ऑफिशियल पार्ट बन गया और इसको अप्रूवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक, Marking a historic naval achievement, Indian Navy officers Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander actually Lieutenant पढ़ते हैं इसको, Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander Dilna K successfully completed a global circumnavigation aboard INS Tarini under the Navika Sagar Parikrama 2 mission, concluding the voyage in Goa on May 29, 2025। कह रहा है कि ऐतिहासिक नौसैनिक उपलब्धि के तहत भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के अंतर्गत आईएनएस तारिणी पर विश्व परिक्रमा पूरी की, जो 29 मई 2025 को गोवा बंदरगाह पर समाप्त हुई है। तो आईएनएस तारिणी नामक जो है जहाज से उन्होंने क्या किया है कि सरकम नेविगेट किया है ग्लोब को, मतलब एक पॉइंट से शुरुआत किया, मान लिया यहाँ इंडिया है, यहाँ पे गोवा के पास है, और वो घूमते घूमते वो एक ग्लोब का पूरा चक्कर लगाते हैं, वापस यहाँ आ गई हैं, तो इसको बोलते हैं सरकम नेविगेशन। ठीक, तो इन दोनों ने किया, कमांडर रूपा ए एंड कमांडर दिलना के। ठीक, इंडियन नेवी की हैं। और किस जहाज से किया है, किस नेवल शिप से किया है? आईएनएस तारिणी। और किस मिशन के तहत किया है? नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन। नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन। परिक्रमा से लग ही रहा है सरकम नेविगेशन, सागर लग रहा है तो सागर से है, तो नाविक का मतलब नेवी हो गया। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्कीम के बारे में बात की जा रही है, किस मिशन के बारे में बात की जा रही है। अगली न्यूज़ क्या है? ओके,
strengthening river-based urban planning. Strengthening river-based urban planning. The National Mission for Clean Ganga has approved the Action Plan 2025 under the River City Alliance, a joint initiative of the Ministry of Jal Shakti and the Ministry of Housing Urban Affairs. ये कह रहा है कि नदी आधारित शहरी विकास, यानी कि किसी शहर का डेवलपमेंट उसके नदी के अराउंड में, उसके नदी के हिसाब से डेवलपमेंट किया जाए, इसको बोल रहा है नदी आधारित शहरी विकास। मतलब जैसे लखनऊ के किनारे गोमती है, जैसे पटना बिहार मतलब गंगा जी के किनारे, उसके हिसाब से जो है चीज़ें डेवलप की जाए, रिवर फ्रंट बनाया जाए। उसमें एक क्या किया है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने क्या किया है, रिवर सिटी अलायंस, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन क्या है, एक रिवर सिटी अलायंस है, उसके तहत एक एक्शन प्लान तैयार किया है। और रिवर सिटी अलायंस क्या चीज़ है, रिवर सिटी अलायंस जल शक्ति मंत्रालय और आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि शहरों को नदियों के आधार पर डेवलप किया जाएगा, ताकि नदियां प्रदूषित ना हो और नदियों का हम संपूर्ण रूप से एक सस्टेनेबल वे में यूज भी कर सकें। ठीक, उनको टूरिज्म के तौर पे, उनको एज अ मतलब आराम की जगह और घूमने की जगह, दर्शन और इस तरीके की चीज़ों को डेवलप किया जाए, गंदी ना हो नदियां। ओवरऑल यही मतलब ये है। ठीक, highlighting his global contributions, Russia honored Biju Patnaik. Important news है। Highlighting his global contributions, Russia honored Biju Patnaik by installing a memorial plaque at its embassy in New Delhi, recognizing his role as a pilot in the Battle of Stalingrad during World War II. His Burma evacuation efforts as support to China's resistance and advocacy for India's independence and global freedom. कह रहा है कि रशिया बीजू पटनायक के वैश्विक योगदान को सम्मान देते हुए रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मृति पट्टिका स्थापित की है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राद की लड़ाई में पायलट के रूप में उनकी भूमिका, उनकी बोले तो बीजू पटनायक की भूमिका, बर्मा और साथ ही साथ बर्मा से निकासी में योगदान, चीन के प्रतिरोध आंदोलन को समर्थन तथा इंडोनेशिया की स्वतंत्रता और वैश्विक स्वतंत्रता के पक्ष में उनके प्रयासों को स्मरण किया गया। तो बीजू पटनायक इतने बड़े आदमी थे कि ये सब कामों में किया, तो इसलिए उनको रशियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। अब ये सब वॉर पढ़ने जाना नहीं है कि बर्मा निकासी में योगदान उनका क्या था और चीन के प्रतिरोध आंदोलन और ये सब पढ़ते हैं तो पढ़िए, पर अभी टाइम नहीं है उस चीज़ का। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, एडवांसिंग सिक्योर डिजिटल ट्रैवल, Advancing secure digital travel system, India has introduced RFID-enabled e-passports under Passport Seva Program 2.0 with biometric integration, making birth certificate and digital residential address mandatory while removing the requirement of parents। ठीक है, तो यानी कि पासपोर्ट ऑब्टेन करने में कुछ सुधार किए हैं, जिसका किस प्रोग्राम के तहत, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत डिजिटल ट्रैवल सिस्टम डेवलप किया है। इंडिया ने डिजिटल और सुरक्षित यात्रा प्रणाली को बढ़ावा देते हुए भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत बायोमेट्रिक तकनीक से RFID आधारित ई पासपोर्ट शुरू किए, जिसमें बायोमेट्रिक टेक्निक होगी और जिसमें जन्म प्रमाण पत्र और डिजिटल आवासीय पता अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटल आवासीय पता, आपको पता है कि सरकार क्या कर रही है कि हर एड्रेस का, जैसे आधार नंबर है आपका, वैसे तरह के आपसे एड्रेस का भी एक नंबर होगा, वो नंबर लिंक कर रही है। और साथ ही साथ उसमें एक इंपॉर्टेंट काम किया है कि माता पिता के नाम की अनिवार्यता को, पहले क्या था मदर फादर के नेम की बहुत ज़्यादा, वो पासपोर्ट आप बनवाने जाएंगे तो उसमें पता चलेगा मदर फादर के नेम का वेरिफिकेशन और तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, अब उसको खत्म कर दिया गया। To boost foreign investment and tourism, Vietnam has introduced a 10-year golden visa targeting Indian investors, tourists and skilled professionals। अक्सर ये देश क्या करते हैं कि ये गोल्डन वीज़ा करके कार्यक्रम लॉन्च करते हैं, उसी में एक लॉन्च किया है किसने, वियतनाम में। और ये किस लिए लॉन्च करते हैं ये देश, या वियतनाम ने किस लिए लॉन्च किया, ताकि एक वीज़ा 10 साल का एक वीज़ा दे दिया जाए, बार बार वीज़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़े उन लोगों को, जैसे कि जो कोई इन्वेस्टर है वियतनाम में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, टूरिस्ट है 10 साल के लिए, या बढ़िया से घूमना बार बार घूमता है उसके लिए, या कोई स्किल्ड प्रोफेशनल है, मतलब नर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट वगैरह है, इनके लिए क्या किया है कि 10 साल का एक वीज़ा, गोल्डन वीज़ा जिसको बोला जा रहा है, वो लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, वियतनाम में। Using traditional conservation method, the Archaeological Survey of India, along with the World Monuments Funds India and TCS Foundation, restored the 16th century Rajon की बावली स्टेपवेल मेहरौली to protect the heritage and improve water resilience। ठीक है, क्या किया है कि विरासत संरक्षण के लिए पारंपरिक सामग्री का उपयोग करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन और है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया, ये भी याद नहीं करना। आपको लग रहा है कि मैं पढ़ दे रहा हूँ, कुछ भी मैं समझा, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहीं मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये नाम याद ही नहीं रहेंगे। अभी मैं बता दूंगा, दिमाग में आपके आ जाएगा, एग्जाम में आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। बस याद रखना है कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि राजों की बावली लोधी कालीन बावड़ी है, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली के मेहरौली में है। मेहरौली कहीं लिखा होगा ना, ये मेहरौली स्थित 16वीं शताब्दी की राजों की बावली जो लोधी काल में बनी थी, उसके संरक्षण की। अब बावली क्या होती है, बावली एक वाटर वेल टाइप का होता है, जिसमें पानी वानी का क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो उसी को संरक्षित किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। अगली न्यूज़ क्या है, अचीविंग अ हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर CISF। अच्छा, अचीविंग अ हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर CISF
सब इंस्पेक्टर गीता समोटा बिकेम द फोर्सेस फर्स्ट वुमेन टू स्किल माउंट एवरेस्ट। सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम गीता समोता है, वो सीआईएसएफ की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। ठीक। कंप्लीटेड ऑल 7 समिट्स, जितने 7 समिट होते हैं ना, 7 समिट जानते हैं आप क्या होते हैं? 7 समिट्स अभी बताता हूँ आपको। 7 समिट्स पे चढ़ाई कर ली है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली और एक नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। एंड बूस्टेड वुमेन पार्टिसिपेशन इन एडवेंचरस स्पोर्ट। पहाड़ वगैरह पे चढ़ने को क्या बोलते हैं? एडवेंचरस स्पोर्ट्स बोलते हैं। तो जरा हम थोड़ा सा 7 समिट्स को देखते हैं कि 7 समिट्स क्या होते हैं। ठीक है, 7 समिट, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, तो उन्हीं पे जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन्हीं पे जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, 7 समिट 7 कॉन्टिनेंट्स में है। 7 कॉन्टिनेंट्स में उन्हीं पे जो सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं ईच कॉन्टिनेंट में, हाईएस्ट पीक्स इन ईच कॉन्टिनेंट, वो जरा देख लेते हैं। ईच कॉन्टिनेंट, नाम याद रखिए, हर कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट में, हर एक महाद्वीप में, महाद्वीप में, हर एक महाद्वीप में, महाद्वीप ऐसे नहीं लिखा जाएगा, महाद्वीप में जो 7 महाद्वीप हैं उसमें जो 7 चोटियां हैं, चोटियां, उनके नाम जरा देखते हैं। ठीक, ओके, तो इसको जरा इरेज करता हूं आपको, तो जरा सा स्पेस बनाता है और सातों के नाम लिखना, हम ऐसे नाम याद कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता है एशिया में क्या है? ठीक, एशिया, एशिया में ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट है। उसी तरीके से हम एशिया वगैरह को और बाकियों को देख लेते हैं। और कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं आपको पता है? कॉन्टिनेंट तो एटलीस्ट जान ही रहे होंगे कि क्या है। एशिया है, अफ्रीका है, और क्या है? और बताइए, कॉन्टिनेंट तो आपको पता ही है ना। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें माउंट एवरेस्ट है। और फिर चलिए साउथ अमेरिका है, फिर किस ऑर्डर में लिखूं मैं थोड़ा सा ये नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और अफ्रीका है। ठीक, पहले इनका देख लेते हैं। साउथ अमेरिका का अकांकागुआ है मेरे ख्याल से, एक बार चेक करिएगा इसको। ठीक, अकांकागुआ सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक, एवरेस्ट की मुझे हाइट याद है 8848 मेरे ख्याल से, बाकी इसकी याद नहीं है तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ एवरेस्ट की भी। नॉर्थ अमेरिका की क्या है? नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन है जो डेनाली है, डेनाली है, इसको माउंट मैकिनली भी बोलते हैं, माउंट मैकिनली। अफ्रीका की जो है माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में होगा, तंजानिया। ठीक, उसके अलावा जरा मैं इधर लिख देता हूँ। एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया। ठीक, यूरोप को देखते हैं। यूरोप में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ऑब्वियसली माउंट एल्ब्रस है, एल्ब्रस। ठीक, और अंटार्कटिका में क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में है विंसन करके एक माउंट है, माउंट विंसन, माउंट विंसन। और क्या बच गया? एक क्या हो गया? एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और एक क्या बच गया? एशिया, साउथ अमेरिका, ओके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, या इसको ओशियाना भी बोलते हैं, ओशियानिया भी बोलते हैं। इसमें जो सबसे ऊंचा है माउंट के से है, कोस्चीजुको करके कुछ है, कोस्चीजुको करके कुछ है। ठीक, ठीक है, तो एशिया में जो सब, तो ये 7 समिट्स हैं। 7 क्या है? समिट्स हैं। कौन कौन सी? एशिया में क्या है? माउंट एवरेस्ट है। साउथ अमेरिका में क्या है? अकांकागुआ है। नॉर्थ अमेरिका में क्या है? डेनाली माउंट, डेनाली माउंटेन है जिसका नाम माउंट मैकेंजी भी है, मैकिनली भी है। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। यूरोप में माउंट एल्ब्रस है। अंटार्कटिका में माउंट विंसन है। और ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है? माउंट कोसीजुको है, कोसीजुको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो सीआईएसएफ की जो सब इंस्पेक्टर है गीता समोता ने इन एवरेस्ट के साथ इन 7 समिट में, जिसमें एवरेस्ट भी इंक्लूडेड, को फतह किया है। ठीक, तो इसको एडवेंचरस स्पोर्ट, माउंटेनियरिंग एक क्या है? एडवेंचरस स्पोर्ट है। ठीक, ड्राइविंग डिजिटल रिफॉर्म, ड्राइविंग डिजिटल रिफॉर्म, एक सेकंड, ड्राइविंग डिजिटल रिफॉर्म इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द डिपो दर्पण, डिपो दर्पण, अन्न मित्र एंड अन्न सहायक ऐप्स टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटाइज इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी था। जो इंडिया के पीडीएस सिस्टम है, जो एफसीआई, जो अनाज वगैरह सस्ते दाम पे मिलते हैं, उसका जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको इंप्रूव करते हुए क्या किया? लॉन्च किया एक डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायक ऐप्स लॉन्च किए हुए। 3 ऐप लॉन्च किए हुए, एक का नाम डिपो दर्पण है, एक का नाम अन्न मित्र है, और एक अन्न सहायक है। किसको इंप्रूव करने के लिए? पीडीएस को इंप्रूव करने के लिए। खाद्य वितरण प्रणाली में डिजिटल सुधार को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायक ऐप को क्या किया? लॉन्च किया। तो जब हम ऐप्स एंड पोर्टल्स पढ़ेंगे
तो उसमें ये सब तो देखेंगे, पर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो नेशनल इवेंट में भी मैं उसको रख लेता हूँ, ठीक। तो काजिंग इंडियाज क्रिएटिव इंडस्ट्री ग्लोबली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसका नाम है WAVES। ये इंपॉर्टेंट समिट है। 2005 एट जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई। वेव समिट कहाँ पे लॉन्च किया है? मुंबई में, ठीक। तो मोस्टली जिसमें प्राइम मिनिस्टर वगैरह इन्वॉल्व होते हैं वो दिल्ली और मुंबई में होता है। भारत के रचनात्मक उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसका दिख रहा ना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, तो फुल फॉर्म क्या हुआ? वेव्स 2025 का क्या किया? उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? मुंबई में किया। Enhancing defense preparedness, the Ganga Expressway has become India's first expressway with night landing capability for fighter aircraft, demonstrated on a 3.5 किलोमीटर एयरस्ट्रिप इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यानी शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में है, उसमें क्या किया? उसके गंगा एक्सप्रेसवे पे क्या किया गया है कि रात में भी क्या कर दिया गया है? फाइटर एयरक्राफ्ट को उतारने की जो है वो कर ली है, प्रिपेयर तैयारी कर ली है। क्या होता है कि कभी कभी वॉर लाइक सिचुएशंस में हवाई अड्डे वगैरह नहीं मिलते हैं, तो क्या किया गया गवर्नमेंट की सड़क पे भी या हाईवेज पे भी उतारा जा सके, ठीक। रक्षा तैयारियों को मजबूत करते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पे देश का पहला एक्सप्रेसवे बन गया है जहां लड़ाकू विमानों को नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध है। और वो एक्सप्रेसवे के किस सेक्टर पे? शाहजहांपुर वाले, जो 3.5 किलोमीटर का सेक्टर है जहां शाहजहांपुर है यूपी के, वहां पर ये लैंडिंग कराई जा सकती है। किसकी? फाइटर जेट्स की। अगली न्यूज क्या है? Strengthening marine data collection, India has launched its fifth marine fisheries census across 9 coastal states, starting from Mumbai on April 28, 25 and continuing till 2025 using digital न्यास नव मोबाइल ऐप। क्या कर रही है कि 5वां फिशरीज सेंसस, मछलियों का सेंसस एक तरीके का, और कहाँ कर रही है? 9 कोस्टल स्टेट में कर रही है। मुंबई से शुरुआत हो रही, ठीक। तो ये 5वां क्या है? फिफ्थ मरीन सेंसस है। फिफ्थ मरीन सेंसस शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? मुंबई से हुई है। और कितने राज्यों में होगी? 9 कोस्टल स्टेट्स में, 9 कोस्टल स्टेट्स में ये क्या होगी? सेंसस होगा, मरीन सेंसस। SENSUS, SECENSUS एक्चुअली सेंसस, ठीक। समुद्र मत्स्य आंकड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने 9 तटीय राज्यों में 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से हुई और यह दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसके लिए डिजिटल न्यास नव मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है, ठीक। ये भी एप्स एंड पोर्टल में, इसको भी हम शायद देखेंगे। रिफॉर्मिंग कोल एलोकेशन मैकेनिज्म, द कैबिनेट कमेटी हैज अप्रूव्ड द revised Shakti policy for the coal sector, which stands for scheme for harnessing and allocating कोयला transparently in India। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। शक्ति स्कीम क्या है? ये कैबिनेट शक्ति स्कीम क्या है? एक मिशन है। उसमें क्या करना है कि कोल के जो है कोल का एलोकेशन जहाँ जहाँ जरूरत है उसको ट्रांसपेरेंट रूप से क्या किया जाना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कोयले को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या है? एक तरीके की एक स्कीम है, ठीक। कोयला क्षेत्र में आवंटन प्रणाली में सुधार करते हुए मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी है, जिसका पूरा नाम है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कोयले को क्या करना है? हार्नेस करना है, मतलब माइन करना है उसको, फिर एलोकेट करना है और ट्रांसपेरेंटली क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक। जैसे क्या होता है माइन वगैरह के एलोकेशन में कि कौन खुदाई करेगा उस खदान की, उसमें थोड़ी सी क्या होती है? बेईमानी होती है। अक्सर जो कोल स्कैम आपने सुना ना, कोल घोटाला, तो इसी टाइप के रिलेटेड था, ठीक। क्या होता है कोल बड़ी बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिडिंग करते हैं वो, तो क्या करते हैं कभी कभी अक्सर जो है किकबैक्स वगैरह और इस सब का घूस वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो है एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है शक्ति, और उसको क्या किया? उसकी रिवाइज शक्ति पॉलिसी को क्या कर दिया? कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया। अब रिवीजन क्या हुआ है ये सब नहीं जानना है, बस 10 पेज का रिवीजन हुआ वो सब आपको नहीं जानना। आपको ध्यान रखना है शक्ति जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? कोयले से रिलेटेड है, कुछ करती है कोयले के लिए वो, बस ये भी याद करना है। एग्जाम में कुछ याद हुआ थोड़े आता है, कोयला को हार्नेस करना है, एलोकेट करना है, ट्रांसपेरेंटली करना है, सब कुछ नहीं याद आता। बस इतना याद आ जाए कि शक्ति भैया आप पानी से न लगा दीजिए। जैसे पूछे शक्ति स्कीम किससे रिलेटेड है, तो बिजली से, पानी से और पॉपुलेशन से, कोयले से, तो पता चले शक्ति उक्ति या महिलाओं से। अब शक्ति दिखा तो आपने क्या लगा दिया? महिला लगा दिया, समझ रहे हैं ना। अब गेस वर्क करेंगे, मान लिया शक्ति करके लिखा गया कि शक्ति परियोजना किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली शक्ति से लग रहा है कि महिला से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन है किस चीज से? ये कोयले से रिलेटेड है, ठीक। रिफ्लेक्टिंग रैपिड डिजिटल एक्सपेंशन, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट विद अराउंड 1.2 बिलियन मोबाइल यूजर्स एंड नियरली 970 मिलियन इंटरनेट
मतलब दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट और मोबाइल का उपभोगकर्ता देश भारत बन गया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, हर आदमी के पास 3 मोबाइल है, 2 मोबाइल है। Setting a governance first in country, the Haryana government announced the creation of India's first Department of Future। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाना, जो फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह करेगा 2025, बस और कुछ भी नहीं याद रखना। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर कौन बना रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। प्रेजेंट का है नहीं कुछ पता, फ्यूचर। बोस्टिंग वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी, इंडिया फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर हैज बीन इनागुरेटेड बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में क्या किया गया था, कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट चीता। इसमें क्या किया गया था, आपको नामीबिया और अफ्रीका से चीते लाए गए, बाद में बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। इंडिया में चीते 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो उनको दोबारा इंडिया में क्या करना है, जो है बसाना है। तो उसके लिए क्या किया गया था, कूनो नेशनल पार्क में एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम प्रोजेक्ट चीता था। और उसमें क्या किया गया था कि नामीबिया और अफ्रीका से और बोत्सवाना से चीते लाए गए थे। अब क्या किया जा रहा है कि उस मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को राजस्थान के नेशनल पार्क से क्या कर दिया जा रहा है, कॉरिडोर बना के लिंक कर दिया जा रहा है, ताकि चीता को जो है मूवमेंट करने में और आसानी हो सके। ठीक, और क्या किया जा रहा है कि कवरिंग अबाउट 17,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड लिंकिंग कूनो नेशनल पार्क विद गांधी सागर सेंचुरी। तो जो कूनो नेशनल पार्क है वो एमपी में, और गांधी सागर सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में। तो पूछा जाए कि किस कूनो नेशनल पार्क को एक कॉरिडोर के जरिए, चीता कॉरिडोर के जरिए किस नेशनल पार्क से लिंक किया जा रहा है, तो वो है, किस सेंचुरी से लिंक किया जा रहा है, वो है गांधी सागर सेंचुरी, और वो कहाँ पर है, राजस्थान में। इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 चीज़ें फैक्चुअल हैं। एक तो प्रोजेक्ट चीता फैक्चुअल है इसमें, एक गांधी सागर सेंचुरी पूछ सकता है, एक कूनो नेशनल पार्क पूछ सकता है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर वो पूछता है ना बच्चों, जो कि उसको भी सर्टेन हो कि उसका आंसर सही है, मतलब बाद में पता चले कि वो ऑब्जेक्शन हो। तो ये चूंकि इसमें सब कुछ सही सही दिख रहा है, तो बहुत पूछने की चांस होती है। जितना आपके ऊपर प्रेशर होता है, नियर अबाउट उतना ही प्रेशर एक एग्जामिनर के ऊपर भी होता है, एक पेपर सेट करने का, कि एक अच्छा पेपर सेट किया जाए। भाई कठिन बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है, भाई इतना मैं आपको बता रहा हूँ, 70-80 हज़ार क्वेश्चन जो है जनरेट होते हैं एक साल में करंट अफेयर्स के। तो भाई उसके पास इनफाइनाइट है, लेकिन उसके साथ थोड़ा जस्टिस भी करना है कि बच्चे पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट हो, जो चीज़ें, जिस चीज़ों का आंसर जानने में कुछ दिमाग की बढ़ोतरी हो, मतलब ऐसी बातें जानने से जिससे दिमाग खुले आपका, तो उस चीज़ों को वो पूछता है। इंदौर हैज़ बिकम द फर्स्ट वेगर फ्री सिटी इन इंडिया। उससे पहले चंडीगढ़ था, अब इंदौर लिखा हुआ है, बताइए। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन जीएसटी कलेक्शन फॉलोड बाय कर्नाटका। जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र ऑब्वियसली सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस वगैरह ये इंडिया की क्या इकोनॉमिक कैपिटल है। तो महाराष्ट्र पहला रैंक है जीएसटी कलेक्शन में, और कर्नाटका क्या है, दूसरा रैंक हो सकता है यूपी या तमिलनाडु में से कोई तीसरा हो। मोस्ट प्रॉब्ली तमिलनाडु ही है, लेकिन यूपी भी एक आध बार जो है ऊपर आया है। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन मैंडेटरी इन क्लास 10। क्लास 10th में रोबोटिक एजुकेशन को मैंडेटरी किया जा रहा है। किसने, कौन कर रहा है, केरला ने कर रहा है। ऐसे ही चेस किसने मैंडेटरी कर दिया था, आप बताइए। चेस आपको पढ़ाया है, किस राज्य ने चेस मैंडेटरी कर दिया है स्कूल्स में, गोवा में। आपको पढ़ाया था कि करिकुलम में चेस इन्वॉल्व किया जा रहा है, किसमें, गोवा में। मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% लिटरेटरी स्टेट इन इंडिया। 3 स्टेट हो चुके हैं, उल्लास नव भारत स्कीम, उल्लास नव भारत साक्षरता स्कीम। ठीक है, इसमें 3 स्टेट लिटरेट हो चुके हैं। कौन कौन से, सबसे पहला हुआ है मिजोरम, और फिर हुआ है गोवा, और फिर हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, इसमें नव भारत, उल्लास नव भारत साक्षरता मिशन में क्या हो रहा है कि 15+ से ज़्यादा बच्चे या लोग जो नहीं पढ़ पाए हैं उनको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और राज्यों को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जा रहा है। ठीक, अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है क्लैरिफाइंग एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर जुडिशरी। क्लैरिफाइंग एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैंडेटेड एट लीस्ट 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस एज अ कंपलसरी। ओके ठीक, अगर आपको पीसीएस जे का एग्जाम देना है तो आपको 3 साल, पहले क्या था, एलएलबी या जो मिनिमम क्राइटेरिया आप पास किए और एग्जाम में बैठ जाइए और आप सिलेक्ट हो जाइए। अब क्या कह रहा है कि पीसीएस जे में जज बनने के लिए आपको 3 साल पहले, वो जो डिग्री लेने के बाद से 3 साल आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है। किसमें, कोर्ट में। प्रिपरेशन नहीं, प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। ठीक है, एज एन एडवोकेट क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, अगला क्या है, स्ट्रेंथनिंग साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन। Strengthening cyber fraud prevention, the Department of Telecommunication has introduced the Financial Fraud Risk Indicator under the Digital Intelligence Platform to detect and curb digital financial scam। अब कह रहा है कि साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करते हुए दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म याद रखना है आपको। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किसका है, दूरसंचार विभाग का। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को नियंत्रण करना। इसका क्या मतलब, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, मान लीजिए किसी बैंक को, किसी एनबीएफसी को, किसी इस तरीके की लोन देने वाली प्रोवाइडर्स को, लोन लेने वाली कंपनीज को क्या कह रहा है, एक इंडिकेटर दे रहा है। जैसे मान लीजिए जिसका हाई होगा तो इसका मतलब ये फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसका कम है वो
वो क्या है, कम फ्रॉड है। इस तरीके से क्या कर रहा है, उनको मार्किंग कर रहा है कि इनसे आप बच कर रहिए, समझ रहे हैं ना, रेटिंग किया जा रहा है। Maintaining its tourism dominance, the Taj Mahal has contributed to rank as the most preferred destination for both domestic and international tourists in the latest ASI ranking. ASI ranking में क्या किया है कि ताजमहल रैंक 1 आया है। ताजमहल रैंक 1 आया है किसमें, डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट में भी। फॉरेन टूरिस्ट में भी क्या हुआ है, फॉरेन टूरिस्ट में भी कौन नंबर 1 पे है, ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है पता ही होगा आपको। Creating a historic milestone in mountaineering, 29-year-old Chonjing Angmo from Kinnaur district of Himachal Pradesh become the first visually impaired woman to climb Mount Everest। वाह, बहुत बढ़िया। हालांकि मैं ये सब में बिलीव, मतलब मेरा माउंटेनियरिंग वगैरह ये सबसे मैं डरता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए आप और एक वुमेन होते हुए तो नहीं कह सकते, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड बहुत बड़ी बात है। पहाड़ पे चढ़ जाना, वो भी माउंट एवरेस्ट पे पहाड़ पे चढ़ जाना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और कौन है ये, कौन है ये मोहतरमा, 29 साल की है ये चोंजिंग आंगमो। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की वुमेन ही है ना यहाँ। इसरो चीफ डिक्लेयर 2025 एज गगनयान ईयर। गगनयान ईयर डिक्लेयर किया, ऑब्वियसली क्यों डिक्लेयर किया, गगनयान आपको पढ़ा है, जब साइंस हम टेक का न्यूज़ देखेंगे तो देखेंगे चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान, ये सब क्या है, शुक्रयान, सूर्य और सूर्ययान तो नहीं है, शुक्रयान तक है। ठीक, वो सब देखेंगे। Promoting women's digital empowerment, the National Commission for Women has launched Yakshini Yojana, a skill development initiative from Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, to train 10 million women and reduce the digital gender gap। ठीक है, सिंपल सा आपको दो चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, यक्षिणी योजना, यक्षिणी योजना। ठीक, उसमें क्या करना है, यक्षिणी योजना क्या कर रही है, कौन लॉन्च किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। किसने लॉन्च किया, एनसीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है। और ये क्या कर रही है, डिजिटल इंपावरमेंट कर रही है, मतलब डिजिटल चीज़ों से, मोबाइल से, इंटरनेट से औरतों को क्या कर रही है, फैमिलियर करा रही है। 10 मिलियन। और जो ये जेंडर गैप है, डिजिटल जेंडर गैप है, मतलब औरतों से कम महिलाएं इंटरनेट और इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर रही हैं, उस गैप को क्या करना है, कम करना है। 10 मिलियन वुमेन को। यक्षिणी योजना किसने लॉन्च की है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। Improving medical supply tracking, the government of India under the Ministry of Health has launched ZooWin digital platform to monitor the availability of anti-rabies vaccine। ठीक, ZooWin याद रखना, ZooWin ये क्या है, रेबीज वैक्सीन और एंटी वेनम स्नेक बाइट ट्रीटमेंट के लिए जो क्या होती है, ये जो एंटीडोट होती है, अवेलेबिलिटी होती है वैक्सीन की, उनके पे नजर रखी जाएगी किसी हॉस्पिटल में है या नहीं है। स्वास्थ्य आपूर्ति, आपूर्ति मतलब होता है वही कि कमी न हो, निगरानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज़ूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य एंटी रेबीज वैक्सीन और सर्पदंश के लिए एंटी वेनम के स्टॉक की निगरानी करना है कि कहीं घट रहा हो तो तुरंत लाके फिर से रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक है, एक्सपायर हो रहा हो तो फिर दूसरी उसको रिमूव किया जाए और नई वैक्सीन लाई जाए। इस तरीके की चीज़ों के लिए क्या किया गया, ज़ूविन नाम का क्या लॉन्च किया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ओके, किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। In a strong diplomatic response to Pahalgam terror attack, the government of India has suspended the Indus Water Treaty, which was originally signed in 1960 with। इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। आपको पता ना उसमें जो 7 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, और इन चेनाब को जो है जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहती हैं, उनके बीच पानी का डिस्ट्रीब्यूशन की एक वो है, ट्रीटी है, इंटरनेशनल वाटर। अभी तक ये कभी भी नहीं बंद की गई थी, सस्पेंड की गई थी, पहली बार सस्पेंड की गई है। इस ट्रीटी को किसने ब्रोक किया था, वर्ल्ड बैंक ने। किसके सहायता से, वर्ल्ड बैंक। और ठीक है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जो वर्ष 1960 में विश्व बैंक की सहायता से हस्ताक्षरित की गई थी। गवर्निंग रिवर वाटर शेयरिंग द इंडस ट्रीटी, थोड़ा सा इंडस ट्रीटी के बारे में भी लिखा हुआ है। गवर्निंग रिवर वाटर शेयरिंग द इंडस ट्रीटी ऑफ 1960, याद रखना 1960 की, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, एलोकेट्स द ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास, सतलज टू इंडिया एंड द वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चेनाब, सॉरी 5 ही नदियां, मैं 7 बोल रहा था। इंडस, झेलम, चेनाब को क्या है, पाकिस्तान को लेट कर रहा है, वाई परमिटिंग इंडिया लिमिटेड एंड नॉन कंजम्पटिव यूज ऑफ वेस्टर्न वाटर। तो ये तो आपको पता है, इंडस वाटर रिवर, इंडस संधि क्या है, सिंधु जल समझौता क्या है, पता है ना। उसमें क्या है कि 3 नदियां जो ईस्ट की हैं, रवि, ब्यास, सतलज, उस पर इंडिया का अधिकार, और जो वेस्ट की हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, चूंकि ये बड़ी हैं तो ये चूंकि अब ये है पाकिस्तान को अलोकेट की गई, पाकिस्तान पश्चिम में है तो इसलिए इनको अलोकेट किया गया। लेकिन कहा गया कि इसमें से भी इंडिया जो है वेस्टर्न उसमें से नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकता है, कंजम्पशन के अलावा जो दूसरे यूज है उनको कर सकता है। ठीक, जल बंटवारे को नियंत्रित करने वाली 1960 की सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी,
जिसके तहत पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज को भारत और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब को पाकिस्तान को आवंटित किया गया, जबकि भारत को पश्चिम नदियों पर सीमित गैर उपभोग उपयोग की अनुमति है। मतलब गैर उपभोग का मतलब ये होता है कि पानी को डाइवर्ट नहीं करना, बाकी कोई यूज कर सकते हैं आप, डैम वगैरह जो है बना सकते हैं। ड्राइविंग बैंकिंग कंसोलिडेशन रिफॉर्म्स, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इंप्लीमेंटेड द वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी टू enhance operational efficiency of regional rural banks and reduce internal competition and lower cost by merging 43 RRBs to 28। बेसिकली क्या कर रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रहा है कि जो 43 आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक, राष्ट्रीय जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, उनको क्या कर रहा है मर्ज करके 43 को मर्ज करके किसमें कर दे रहा है 28 को। ठीक है, बेसिकली याद रखना है। 43 आरआरबी के बाद इंडिया में कितने आरआरबी हो जाएंगे 28। एक आरआरबी एक राज्य में, 28 राज्य हैं तो एक आरआरबी हर राज्य में हो जाएगा, तो जिससे उन्हीं के बीच में बैंक्स के बीच में जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। ठीक। फॉलोइंग अप्रैल 2025 टेरर अटैक इन पहलगाम में जो अटैक हुआ था आपको पता ही है। बैसारन वैली, पहलगाम के बैसारन वैली में जिसमें 26 लोग जो मारे गए थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया कि 5 पॉइंट रिस्पॉन्स। ठीक है, बेसिकली 5 बहुत, ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं भाई, तो बहुत दुखद न्यूज़ है, पर इसमें कुछ ऐसी फैक्चुअल बातें नहीं है, बस इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि पहलगाम में अटैक हुआ था, बैसारन वैली है, और अटारी वाघा बॉर्डर तो आपको पता ही है। और सार्क का वीज़ा जो है स्कीम कैंसिल कर दिया इंडिया ने, पाकिस्तान के एडवाइजर्स को जो इंडिया में दूतावास में उनको कर दिया है, और जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है दूतावास का पाकिस्तान का, उसको भी कहा गया कि भैया आप अपने स्टाफ को कम करिए, यहाँ से लेकर जाइए, जो मिनिमम जो बहुत ज़रूरी स्टाफ है सिर्फ और सिर्फ उनको रखना है। ठीक। Highlighting renewable energy adoption in railways, the railway minister stated that Rajasthan leads the country with 275 railway stations equipped with solar power plants as Indian Railway targets नेट जीरो कार्बन इमिशन बाई 2030। इंडियन रेलवे का क्या टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन हमको करना है, नेट जीरो कार्बन इमिशन 2030 तक। ठीक। मतलब जितना वो कार्बन इमिट कर रहा है रेलवे, उस उतना ही कार्बन क्या करे एब्जॉर्ब करे, तो नेट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो उसके तहत क्या हुआ है कि ऑब्वियसली राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी राजस्थान में ही है, तो राजस्थान टॉप किया, और राजस्थान के 275 रेलवे स्टेशन पे क्या हो गए हैं सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। असेसिंग ग्रासरूट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, असेसिंग ग्रासरूट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज द पंचायत एडवांसमेंट स्कीम। अब नाम से तो पता ही चल जाएगा, पंचायत एडवांसमेंट स्कीम कौन रिलीज करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। वो रिलीज रिपोर्ट की है 2022-23 की, जिसमें गुजरात रैंक फर्स्ट आया और तेलंगाना सेकंड आया इन बेस्ट कैटेगरी, वाइल नो ग्राम पंचायत अचीव द A+ ग्रेड। तो ये जो पंचायत एडवांसमेंट स्कीम है, किसी ग्राम पंचायत को A+ नहीं मिला है, लेकिन जिन राज्यों को फर्स्ट रैंक मिली है वो है गुजरात, और जिनको सेकंड, जो जिस राज्य को फर्स्ट रैंक मिली है गुजरात, और जिनको सेकंड रैंक मिली है जिस राज्य को वो है तेलंगाना। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आखिर एक और न्यूज़ है। ठीक। रिस्टोरिंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, एक सेकंड, ये है ना, इतना ही है, बस 2 न्यूज़ हो रहा है। रिस्टोरिंग historical identity, the Maharashtra government has decided to rename Khuldabad city back to its original name Ratnapur, where Aurangzeb's tomb is located। औरंगजेब की टूम जहाँ पे लोकेटेड है उसका नाम है खुल्डाबाद, अब उसका नाम ओरिजिनल रख दिया गया, बदल करके रत्नापुर रख दिया। आपको पहले लेक्चर में बताया था पूरा टेबल वगैरह दे करके कि किन किन जगहों का नाम बदला गया, एक ही जगह पे आपको दे दिया। ठीक। ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने खुल्दाबाद शहर का नाम बदलकर उसका पूरा नाम रत्नापुरी रखने का निर्णय लिया है, जहां औरंगजेब की कब्र स्थित है। अगली न्यूज क्या है, क्लैरिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइंस, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अंडर आर्टिकल 200 and 201 दैट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन रिजर्व बिल्स, and if a bill returned for reconsideration is passed again by the legislature, the governor must grant assent within 1 month in a judgment delivered by a bench of Justice J.B. Pardiwala and Justice R. Mahadevan on a petition filed by तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक। अब क्या होता था, गवर्नर जो होते थे अक्सर जो लेजिस्लेचर के जो बिल है उसको किसी वजह से पॉलिटिकल या तमाम तरीके के कारणों से उसको अपने पास रख लेते थे, नहा करते थे ना, तो उसको लिए सुप्रीम कोर्ट ने, अब फैसला अच्छा है बुरा है ये सब हमको जज नहीं करना, बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब गवर्नर जो है अगर दोबारा से बिल भेजता है और उसको पास कर देती है तो उसको मानना पड़ेगा अगली बार। ठीक, ये दिया है। वो पॉलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसके डिटेल देखेंगे, बहुत ही थोड़ा सा बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे काम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही है इस तरीके से चीज़ों पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लास्ट न्यूज़ है हमारी, और ठीक है, ये 5वां लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय।